हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। एक्चुअली इसमें हम अ, एक दो टॉपिक पढ़ेंगे जिस जो कि रिलेटेड है प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको विस्कोसिटी पढ़ाया था। विस्कोसिटी क्या होता है? ठीक है, एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है जो कि फ्लूइड्स के लेयर के बीच में जनरेट होता है। ठीक है, तो फ्लूइड के फ्लो को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो वो विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि हनी का एग्जांपल दिया था मैंने। एक ग्लास में हनी लो, एक ग्लास में वाटर लो। ठीक है, और उसको अगर आप ज़मीन पर ऐसे करके फेंकते हैं तो वाटर जो है वो ज़्यादा दूर तक फ्लो करेगा, हनी ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हनी। तो ये विस्कोसिटी का कुछ बताया था मैंने। फिर ठीक है, अगर हम अब हम टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे विस्कोसिटी पे। ठीक है, विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो सबसे पहले मैंने फ्लूइड्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो फ्लूइड्स के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लिक्विड्स में एंड नंबर टू गैसेस में। ठीक है, तो लिक्विड्स में एंड गैसेस में सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो विस्कोसिटी होती है वो किसके कारण होती है? कोहेसिव फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होती है। ठीक है, तो लिक्विड्स के लिए जो रहती है, बेसिकली लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड्स के लिए जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड में, वो किसके कारण होती है? कोहेसिव फोर्सेस के कारण होती है। अब मैंने आपको कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है? जो कि जैसे कि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे हम? कोहेसिव फोर्स बोलते थे। ठीक है, तो ये जैसे कि ये वाटर का पार्टिकल है, ये भी वाटर का पार्टिकल है, तो इनके मॉलिक्यूल्स में जो कि इस अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कोहेसिव फोर्स लग रहा है इनके बीच में। ठीक है, और अगर इसी की जगह ये अगर सपोज, जैसे कि वो ब्लैक बोर्ड एंड चौक का मैंने एग्जांपल लिया था, तो सपोज ये जो है चौक का पार्टिकल है। ठीक है, और ये है ब्लैक बोर्ड का पार्टिकल। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा? तो ये पार्टिकल दोनों को सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट है। ये ब्लैक बोर्ड का हो गया, ठीक है, पार्टिकल, और ये चौक का पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब दोनों अलग अलग सब्सटेंस, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा, वो कौन सा होगा? वो होगा एडहेसिव फोर्स। ठीक है, जिसको हम एडेशन भी बोल रहे थे। यहाँ पर जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम कोहेशन बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड्स में जो होता है, विस्कोसिटी मेनली जो होती है कोहेसिव फोर्सेस के कारण होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि सपोज ये लिक्विड है पूरा। ठीक है, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। सपोज ये टैंक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब इनके पार्टिकल्स में इसके पार्टिकल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मैं बड़ा करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, दो पार्टिकल। तो सपोज इनके पार्टिकल्स में ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा अगर यहाँ पर, ठीक है, कोहेसिव फोर्स इनके पार्टिकल्स के बीच में, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इसमें तो बहुत सारे, ठीक है, जो कि एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी वो म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोहेसिव फोर्सेस उसके अगर कम होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँ फ्लूइड में लिक्विड का, ठीक है, सपोज ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर फिल करा हुआ। ठीक है, इसको बाहर से अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया इसका, ठीक है, तो लिक्विड्स के लिए क्या होता है? जो विस्कोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। हम ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लिक्विड्स में मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो विस्कोसिटी है ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो विस्कोसिटी जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लिक्विड्स में अगर जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? लिक्विड्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जैसे कि ये लिक्विड है, ठीक है, किसी कंटेनर में ये लिक्विड है। ठीक है, बाहर से मैंने कोई टेम्परेचर दिया इसको, ठीक है, बाहर से टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो लिक्विड्स में क्या होगा? जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो जैसे कि क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड्स, जब कोई किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन होने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि लिक्विड्स में क्या होगा? लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच में बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर वो उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो थोड़ा से जोर से मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर वो एक्सपेंशन करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये कोई दो पार्टिकल है, ठीक है, ये
ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके ज़्यादा होने से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़े रहेंगे और विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी, और अगर ये लूज हो जाएंगे तो ठीक है एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, कोहेसिव फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, विस्कोसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, जब ये एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो रिड्यूस होगा तो क्या होगा हमारा, ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर रिड्यूस होगा तो कोहेसिव फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, और कोहेसिव फोर्स रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगा उसका, बताओ। तो हमारी विस्कोसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, फॉर लिक्विड्स के लिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी हमारी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये रिलेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या, कि जो विस्कोसिटी होती है फॉर लिक्विड्स के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट होते हैं किसमें, लिक्विड्स में, इसलिए हम कोहेसिव फोर्सेस को कंसिडर करके इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर फ्लूइड में गैसेस की, ठीक है, तो गैसेस में जो प्रीडोमिनेट होते हैं वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो विस्कोसिटी को मैं अगर रिलेशन में एक दूं तो विस्कोसिटी जो होती है, ठीक है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी को, जो विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है। मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी हमारी बढ़ेगी, मीन्स इंक्रीज करेगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा हमारा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए ऐसा क्यों होता है, सपोज, ठीक है, कोई गैस है किसी क्लोज कंटेनर में, ठीक है, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के पास में है। गैसेस में पार्टिकल्स जिग जैग मैनर में कहीं भी ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे किधर भी, ठीक है। तो ये गैस है। अब ठीक है, नॉर्मली अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी एकदम बढ़ जाएगी, इन पार्टिकल्स की बहुत तेज तेज मोशन करने लगेंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब ये कोई सपोज दो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत तेज तेज मोशन करने आपस में टकराएंगे ये, ठीक है, ऐसे सारे पार्टिकल्स आपस में टकराने लगेंगे जब ज़्यादा तेज स्पीड में मोशन करेंगे तो, और उनके टकराने से क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा वहाँ पे, ठीक है, रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। तो उस रेसिस्टेंस या फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हमारी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होता है, एक टाइप का रेसिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज स्पीड में मूव करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा एक, ठीक है, वो फ्रिक्शन या फिर रेसिस्टेंस बोल सकते हैं हम। तो ठीक है, उस रेसिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तब, ओके, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर विस्कोसिटी फॉर लिक्विड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो सपोज ये विस्कोसिटी है, ठीक है, और ये टेम्परेचर, तो उसके लिए क्या ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मीन्स लिक्विड्स के लिए, ठीक है, ये लिक्विड्स के लिए बना रहा हूँ मैं। लिक्विड्स में जब हम जब हमारा टेम्परेचर, सपोज यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, सपोज यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, मीन्स लाइक दिस, ये है, ठीक है, और यहाँ पे विस्कोसिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट होता है, इस ग्राफ से रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है फिर यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लिक्विड्स के लिए। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड्स में, ग्राफ कुछ इस तरीके से, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड्स में क्या होगा, विस्कोसिटी हमारी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। एक बार मैं फिर दिखाता हूँ आपके लिए, ठीक है, जैसे ये ग्राफ आ रहा है, ये लिक्विड्स के लिए है, ये विस्कोसिटी है, इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ टेम्परेचर है जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, ये इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या है, कम है बहुत, तो विस्कोसिटी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ये विस्कोसिटी ज़्यादा आ रही है वैल्यू, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब टेम्परेचर हमारा इस डायरेक्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर ये बढ़ गया हमारा, और ठीक है, पहले यहाँ कम था
तो विस्कोसिटी ज़्यादा आई। अब ठीक है, यहाँ टेम्परेचर अब जो हमारा ज़्यादा हो गया तो विस्कोसिटी कम आई। मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी इसकी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हो गया लिक्विड्स के लिए, ठीक है। अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो गैसेस के लिए कुछ ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। गैसेस के लिए कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे विस्कोसिटी रहेगी, ठीक है। मीन्स जब टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी इतनी है, टेम्परेचर और बढ़ा, बस सॉरी, टेम्परेचर और बढ़ गया तो विस्कोसिटी भी बढ़ गई, ठीक है। फिर टेम्परेचर और बढ़ गया, फिर विस्कोसिटी भी बढ़ गई, ठीक है। टेम्परेचर और बढ़ गया तो विस्कोसिटी भी बढ़ गई, ठीक है। और टेम्परेचर जहाँ जहाँ डिक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो रही है उसके साथ में। तो ये गैसेस के लिए होगा। ओके। अब जो है मैं डिस्कस करूँगा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब आपको आई थिंक ये टेम्परेचर इफेक्ट तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार हल्का सा और बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या था, लिक्विड्स फ्लूइड में लिक्विड्स के लिए एंड गैसेस के लिए हमने दो के लिए देखा, ठीक है। जिसमें हमने लिक्विड्स के लिए क्या देखा था, यहाँ पे विस्कोसिटी जो थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के, ठीक है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। वहीं गैसेस के लिए क्या थी, विस्कोसिटी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। टेम्परेचर के, सॉरी ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो जैसे लिक्विड्स के लिए मैं एक आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि हमारे जो घर में यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है, मीन्स वो गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और वहीं टेम्परेचर जब इसका इंक्रीज होता है उसकी विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी जो होती है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, वो पतला पतला सा हो जाता है, ठीक है। तो और गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो होता है हमारा जैसे जैसे विस्कोसिटी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही वैसे हमारा विस्कोसिटी भी बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे विस्कोसिटी भी कम होती ही चली जाती है। क्योंकि गैसेस में क्या होता है, गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। मीन्स उसके जो जैसे कि सपोज कोई कंटेनर में गैस है, ठीक है। सपोज कोई कंटेनर में गैस है, इसके पार्टिकल्स है बहुत सारे, ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो सारे पार्टिकल्स बहुत तेज़ स्पीड में इधर उधर मूव करने लगेंगे जिग जैग मैनर में। तो क्या होगा, एक दूसरे से स्ट्राइक करने लगेंगे, ठीक है। जब वो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा तेज मूवमेंट करेंगे तो फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि विस्कोसिटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही होता है, ठीक है, एक प्रकार का फ्रिक्शन ही होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के मेनली जो गैसेस में हो रहा है यहाँ पे जो विस्कोसिटी बढ़ रही है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो होता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, कोलिजन होने लगता है, वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होता है। और उस फ्रिक्शन वजह से या उस रेसिस्टेंस की वजह से विस्कोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब। अब अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले हमने देखा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मीन्स डायनामिक विस्कोसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं उस डेंसिटी से, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं विस्कोसिटी डिवाइडिंग बाई डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, म्यू होती है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्को सॉरी ये म्यू जो है ये डायनेमिक विस्कोसिटी है जिसकी हमने यूनिट फाइंड आउट की थी अभी, ठीक है। तो वो कहती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी सॉल्व की थी, ठीक है। अब ये रो क्या है, रो है डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो एम अपॉन बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यूनिट लिखूंगा तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम लिख दिया मैंने। अभी वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी, तो मीटर क्यूब लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, कि डेंसिटी की यूनिट हमने लिख दी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और डिवाइडिंग बाई यहाँ पर सॉरी डेंसिटी नहीं विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी की यूनिट हमने लिख दी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडिंग बाई डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट हमने लिख रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मास अपॉन वॉल्यूम से निकाला हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को तो हमने ऐसा लिखा रहने दिया, ठीक है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर के ऊपर चला जाएगा और किलोग्राम नीचे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर से ये यहाँ पे जो क्यूब है तो क्यूब कट जाएगा, ठीक है, 1 मीटर बचेगा केवल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड मीटर
पर किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गई इसकी यूनिट, ठीक है। अभी तो अब देखो क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होता है न्यूटन न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल्स टू मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जहाँ पे फोर्स की अगर यूनिट की बात करूँ मैं तो न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। मास के अगर यूनिट की बात करूँ तो किलोग्राम हो जाएगा, एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करूँ तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट से वो सॉरी यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, मीटर की वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन की जगह हम क्या रख देंगे, क्योंकि 1 न्यूटन है केवल, तो न्यूटन की जगह हम ये रख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, न्यूटन की जगह किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड है, यहाँ पे ये एम है, तो ये एम है, ठीक है, पर किलोग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सेकंड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, अब ये देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर, ये मीटर बच गया, एक ये मीटर बच गया, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और ये कि नीचे वाला सेकंड बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। और ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी। और इन सीजीएस काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक। देख सीजीएस में क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसा यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक के नाम से भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू क्या होती है, 10⁻⁴ 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। जैसे कि सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में सपोज ये कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इसमें हमने कोई फोर्स लगाया, ये कोई स्ट्रेस लगाई हमने इसमें, ठीक है, इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है। एक परमानेंट चेंज होगा, और परमानेंट एक सर्टेन वैल्यू में परमानेंट चेंजेस होंगे, ठीक है। तो सॉलिड के लिए क्या होता है, एक हुक्स लॉ होता है, ठीक है, जिसमें शेयर स्ट्रेस होती है, जो जो स्ट्रेस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेन, ठीक है। तो मीन्स जिसमें हम जितनी स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही स्ट्रेन या उतनी ही डिफॉर्मेशन हमें सॉलिड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, क्योंकि हम लिक्विड्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड तो यहाँ पर अभी देख नहीं रहे हैं, तो जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। अगर लिक्विड्स की बात करूँ तो लिक्विड्स में सपोज, ठीक है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर इसमें हम थोड़ा सा भी यहाँ पे फोर्स या स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होता है, चेंजेस हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। चेंजेस होते चले जाते हैं, कंटिन्यूसली होते चले जाते हैं। जैसे अगर हम एक पत्थर लें, ठीक है, उसको अगर पानी में फेंक दें, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी लेयर में एकदम गोल गोल सर्कल टाइप के बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स डिफॉर्मेशन होते चले जाते हैं। अगर हम हल्का इस पर हल्का स्ट्रेस भी अप्लाई कर दें तो डिफॉर्मेशन बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या अप्लाई होता है, यहाँ पे होता है अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द shear स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट layer is directly proportional to the rate of shear strain. The constant proportionality is called the coefficient viscosity, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द shear stress is directly proportional to क्या, इसको बोल रहे हैं हम क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको है, ठीक है, या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। तो ये डी यू ओवर डी वाई आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, द फ्लूइड ऑवे, देखो अब ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर वो सारे फ्लूइड्स जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो म्यू है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, सॉरी काइनेमेटिक नहीं, डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है। अब ये एक रूल बन गया, ठीक है, एक नियम बन गया। अब ऐसे फ्लूइड्स जो जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे, वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे, ठीक है। अब न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटर है न्यूटोनियन फ्लूइड है, एयर है न्यूटोनियन फ्लूइड है,
कैरोसिन ऑयल है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो ब्लड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, ठीक है। ग्रीस होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। शुगर सॉल्यूशन जो होगा वो भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Okay, thank you. For more update you can subscribe my channel. Okay.